आया था? यस सर। फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है। ठीक है, पहला क्या बताया था? डेंसिटी। तो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, याद है क्या बताया था? तो जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, डेंसिटी लो हो जाती है। हाँ, तो पर कल हमने डिस्कस किया था, सब कुछ तो बता ही दिया है। यस इट इज सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द density. That means if the density of a medium increases, then the refractive index of that medium will also increase. And if the density decreases, then refractive index will also decrease. ठीक है? तो इसका मतलब density कम किया तो refractive index कम हो जाएगा, density बढ़ाया तो refractive index बढ़ जाए। बढ़ जाएगा। सेंटेंस के फॉर्म में लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। Then what should be the next factor? बताओ। Can you tell me the next factor? क्या हो सकता है? Any idea? No idea. चलो मैं बताता हूँ। दूसरा फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर। तो बताओ भाई टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? कुछ लॉजिक लगा सकते हैं आप लोग? How will it depend upon temperature? सर सामने डेंसिटी भी है। सर टेम्परेचर डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप लोगों को बात पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है उसका? डेंसिटी डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ जाता है, Yes, एक्सपैंड sir. कर जाता है। अब किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ जाए और मास एज इट इज रहे तो ऑब्वियसली इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का? इनवर्सली। और यहाँ से हम लोग ऑलरेडी चेक कर लिया सर डेंसिटी रो से लिख लो रो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने ये रिलेशन ऑलरेडी निकाल लिया है कि डेंसिटी और इसका रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनली। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इफ वी कंक्लूड फ्रॉम दिस बोथ हम लोग को क्या मिलेगा? सर म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये देखो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और सर। ये इसके इनवर्स है तो इस सिंपली ऐसे मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं mu। यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल और मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। बिल्कुल और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। दैट मींस अगर कोई भी गिवन मीडियम है, कोई भी पर्टिकुलर मीडियम, अगर हम लोग उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? हीट करना स्टार्ट करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीमे धीमे कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर उसको ठंडा करना स्टार्ट कर दें तो स्टार्ट कूलिंग इट, देन व्हाट विल हैपन? इट विल इंक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। क्लियर? यस सर। समझ में आई इतनी बात? यस सर। पक्का? यस लिख सर। लो इसको, पहले नोट कर लो फिर वर्ड्स में लिख लो। एक्सप्लेनेशन लिखवाने की आवश्यकता है कि आप लोग? नो सर। सर इस तरह कंक्लूड हो सकता है। इस तरह लिखवा दिया है ताकि आप लोग ये बात समझ जाए कि गांव किस पे डिपेंड करता है, किससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें अगर आपको याद रहेंगी कि टेम्परेचर से डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी हमें पता है कैसे काम करती है, ठीक है। और ये होगा, और डेंसिटी वाली बात मैंने कल बताई थी आपको, डेंसिटी चेंज होने से क्या होता है? वेलोसिटी भी चेंज होता है। और वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है उस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ये भी बताया था। यस तो ये सर। सारे रिलेशंस अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो कहीं पे भी आप अटकेंगे नहीं। कुछ भी भूल गए, एक भी रहा, एक भी आपके दिमाग में, तो सारे रिलेशन आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। ऐसे लिखवाने का मेन मोटिव मेरा यही है ताकि आप लोग को ज्यादा स्टेटमेंट्स के फॉर्म में अभी ना नोट्स बनाने में टाइम लगे और ना ही याद करने में। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आपको वर्ड्स में लिखना होगा, बट आप लोग वहां वर्ड्स में लिखने के साथ साथ ये बात बता देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, वर्ड्स में याद करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए बेटर है कि ऐसे याद करो हमेशा,
कोई भी चीज ऐसा ना डिपेंडेंट वाला पता करना होगी इस पे कैसे डिपेंड करता है, क्या करता है, हमेशा फॉलो दिस मेथड, ये याद रहेगा। सर वेलोसिटी का म्यू से कनेक्शन वो वाला था ना कि रेयरर में Inverse। इनवर्स। अगर टेंसर में जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाती है, यस और सर। वेलोसिटी अगर कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ये बताया था ना मैंने। यस इनवर्स, क्योंकि ऊपर स्पीड ऑफ लाइट होती है, यस सर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट होती है, चेंज क्या होता है मीडियम में, तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम का निकालना है ना, तो हमने वेलोसिटी किसकी कंपेयर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो कंपेयर करेंगे, तो यहां पे क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स आ गया। दैट मींस अगर मीडियम में वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, मीडियम में वेलोसिटी घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, फिर इंक्रीज। क्लियर? ठीक है भाई, हो गया, नोट कर लिया इसको। अब लिख लो, if the temperature of a medium increases, if the temperature of a medium increases, then the refractive index decreases. If the temperature of a medium increases, then the refractive index decreases. ठीक है, और दूसरा लीजिए एंड वाइस वर्सा, आगे लिखो एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब समझ में आता है आप लोग को क्या होता है इसका उल्टा, मतलब जैसे मैं बोल रहा ना कि टेम्परेचर इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, तो वाइस वर्सा का मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस देन इट विल इंक्रीज। ठीक है, जो आपने पहले स्टेटमेंट लिखा उसको जस्ट उल्टा कर देना है, वाइस वर्सा का सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। देन कम टू द लास्ट फैक्टर, क्या हो सकता है लास्ट फैक्टर, कुछ पता है, एनी आइडिया? नहीं पता है, मैं बताता हूं। थर्ड फैक्टर इज वेवलेंथ, ठीक है। नाइन्थ में साउंड पढ़ा था आप लोगों ने, याद है? तो मैंने आप लोग को ये बताया होगा वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में, अगर आप लोग को याद हो तो, क्योंकि साउंड में मैंने वेव्स के बारे में डिस्कस किया था, और एक फार्मूला भी पढ़ाया होगा ये वाला, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, याद आया? वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बताया था मैंने, एक ऑक्सीडेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई वेव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। याद है? सब भूल गए? भूल गए? बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक है। चलो, सो देखिए ये फॉर्मूला आप वेलोसिटी का पहली बात तो याद रखिए, ठीक है। अब इसका रिलेशन हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक बात समझिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बेसिक फॉर्मूला C/V1। C/V1, V ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मीडियम नहीं, ओके ठीक है। सर। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब वेलोसिटी तो है, अब वेलोसिटी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ यहां से देखो यस। फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा डैश कर दो, ये हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एनी मीडियम, गिवन मीडियम व्हाटएवर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिखा, इसको लैम्डा डैश लिखा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि इन दोनों को सर आपने सेम क्यों लिखा, ये मुझे चेंज होना चाहिए, मीडियम चेंज हो गया तो मुझे चेंज होना चाहिए, नहीं चेंज होता है। उसका रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, कहां से लाइट आ रही है। अब खुद सोचो, जैसे एयर और वाटर हो गया सबसे बेस्ट एग्जांपल, कहीं पे वाटर रखा हुआ है, एयर से लाइट रे आई और वाटर में चली गई, रिफ्रैक्ट हुई वहां पे, तो क्या सोर्स बदल गया जहां से लाइट आ रही थी? नो सर, सोर्स तो वही रहा ना, अगर सन रेज है तो वहीं से लाइट रेज आ रही है, नॉर्मल लाइट किसी बल्ब से या किसी डिवाइस से लाइट रेज आ रही है, then do the source remains same and until and unless the source changes, आपकी frequency of light कभी change नहीं होती, वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, it depends upon the source। समझ में आ गई बात? पक्का? तो भाई इसको काट दीजिए फटाफट, ठीक है। अब यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला मिल गया आपको,
ठीक है, नया फॉर्मूला। जब हमें वेवलेंथ वेवलेंथ पता हो दोनों मीडियम्स में, अगर हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एयर वाले की वेवलेंथ पता होनी चाहिए, एयर में कितनी वेवलेंथ है, और जिसका निकाल रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके उस मीडियम में लाइट की कितनी वेवलेंथ है। अगर ये बात पता चल जाए तो वही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें डिपेंड कैसे करता है, कैसे डिपेंड करेगा, ये किसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ एयर लाइट, एयर एयर, फिर क्या हो गया ये कांस्टेंट बदलेगा नहीं, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वेवलेंथ किसी लाइट की वेवलेंथ किसी मीडियम में इंक्रीज करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का डिक्रीज होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यस समझ में सर, आ गई बात, यस सर, पक्का। यस सर। अब इस बेसिस पे मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, रेनबो के बारे में बताइए आपको। किसके? रेनबो, हाँ, कितने कलर्स होते हैं, 7। कौन कौन से, पर्पल, Pure। पर्पल और इसकी एक खास बात ये होती है, सर, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीजेस, मतलब वॉयलेट टू रेड। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, सबसे कम वॉयलेट की। तो अब बताइए किसी पर्टिकुलर मीडियम में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वॉयलेट का, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, इनवर्स रिलेशन ना, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का। ये बात समझ में आ गई। सर दोबारा बताइए। देखो ये बिल्कुल है, these are the basic 7 colors of light। ठीक है, जो व्हाइट लाइट हम लोग को नॉर्मली दिखती है, जनरेटर जो लाइट दिखती है वो व्हाइट होती है, बट इट इज नॉट प्योर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 अलग अलग कलर की लाइट्स होती है, वो ये होती है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जब सब कंबाइन हो जाती हैं देन इट फॉर्म्स अ व्हाइट लाइट। अगर उसको स्प्लिट कर दिया जाए व्हाइट लाइट को तो सारे कलर्स निकल के आएंगे, और इन सारे कलर्स में सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ पे ही उसका कलर डिपेंड करता है, अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो वॉयलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे ना, द वेवलेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे कम वेवलेंथ इसकी, उससे ज्यादा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, वो सॉरी ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी हो गई, रेड की हो गई, और मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो गई, वॉयलेट, वॉयलेट की। तो भाई अब जरा इसको इसमें फिट करो, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की, इसकी वैल्यू सबसे कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम में किसका होगा, वॉयलेट का। अगर सारी लाइट रेज पास कराई जाए उसमें से एक एक करके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक एक करके पास कराई जाए, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका मिलेगा हम लोग को, वॉयलेट, वॉयलेट का मिलेगा, और सबसे कम किसका मिलेगा, रेड, रेड का, क्योंकि वह सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की रेड है। की है। आगे बात समझ में, यस सर, पक्का, ठीक है। सो नोटेड डाउन, ये सारी बातें नोट कर लो, उसके बाद उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेंगे कि भाई वेवलेंथ इंक्रीजेस द डिक्रीजेस। ठीक है, नोटेड डाउन, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसको भी कहीं पे आप नोट करके स्टार लगा के नोट कर लेना कि वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब वेवलेंथ कैसे चेंज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये बात याद रखिएगा, क्यों सेम रहती है, क्यों कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। सोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं पूछा भी जा सकता है नॉर्मली। ठीक है, कि व्हाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स, सोर्स। किस मीडियम से पास कर रही है, कहाँ जा रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कहाँ से आ रही है सब कुछ इसी से फर्क पड़ता है। ठीक है, जहाँ से आ रही है, अगर उसको चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी विल चेंज, बट अगर मीडियम वो सॉरी सोर्स चेंज नहीं किया है, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट विल रिमेन सेम। ठीक है, लिखो भाई फटाफट। सर अच्छा ठीक है, धीरे-धीरे देखो, वो देखना चाहिए सबको। क्लास दिखा दे।
हो गया, लिख लिया। की कहानी यहाँ खत्म। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई डाउट आप लोग को, सब कुछ एक बार रिकॉल कर लीजिए। कितने फॉर्मूले हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के याद है? पहला कौन सा था? C/V, एक C/V हो गया, और V1/V2। ये दो मीडियम्स के आपस में निकालने का। यस सर। तीसरा है 2μ/1, हाँ, μ2/μ1। μ2/μ1। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का निकालना हो और दो अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दिया हो। और कौन सा फॉर्मूला है चौथा? सर एक ये जो निकला है, एक ये जो निकला वेवलेंथ वाला। यस सर। ठीक है, एक और रह गया, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, फॉर्मूला तो जल्दी सर बता। एक और रह गया, सबसे पहला फॉर्मूला sin I/sin R। ठीक है, 5 फॉर्मूले हो गए। मतलब अब इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो फॉर्मूला पुट करके, अगर एंगल दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो sin I sin R कर दिया। वेलोसिटी दिया है, C/V कर दिया। वेवलेंथ दी है, ये कर दिया। तो अलग अलग मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, तो अपॉन में कर लिया। ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है आप उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, समझा के बाद पक्का? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है किसी मीडियम का विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस? नहीं चेंज होगा। ठीक है, और पहली लाइन में ये तो पढ़ा था आपने, yes, sin I sin R का रेशियो सेम रहता है। यस सर। याद आई बात? तो कांस्टेंट कब तक रहेगा? जब तक उस मीडियम को ही ना बदल दें या उस मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ना बदल दें, जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, वेवलेंथ में चेंज ले आए, वेवलेंथ। ठीक है, इन सब चीजों को अगर जब तक हम लोगों ने चेंज नहीं किया तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंगल बदलते रहिए आप, जितनी बार बदल सकते हैं। जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे उसी के रेशियो में क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है, और 10 इसका जो रेशियो आता है sin I/sin R का, इट रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, समझ के बाद। और एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख के आप इजीली गेस कर सकते हैं कि लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, वेदर इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर यस टू सर। रेयर। सर ग्रेटर देन 1 होगी तो रेयरर टू डेंसर, और लेस देन 1 होगी तो डेंसर टू रेयरर। बिल्कुल, 1 से ज्यादा हुआ मतलब वेलोसिटी क्या हो जा रही है उसकी, कम हो जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है। और 1 से कम हुआ तो मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ जा रही है, दैट मींस डेंसर टू रेयरर जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें जो है छोटी छोटी टर्म्स जो है वो याद रखना। ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। फाइन, यस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, लिख लीजिए जल्दी से। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। स्लैब लिख दे रहा हूं मैं। स्लैब का मतलब क्या होता है बता सर? रहा हूं बेटा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल उसका, द अदर क्यूबॉइड ऑफ अ ग्लास। सर जो बीकर लेते हैं क्या? नहीं सब बता रहे हैं जल्दी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास का, ठीक है, मतलब इसका ग्लास का है। अगर बस में क्या होता है ग्लास का। अब इसमें होगा क्या, ये एयर है मीडियम, यस और नो? यस सर। दिस इज ग्लास, और फिर वापस एयर है। यस सर। अब बताइए, आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मुझे बताते जाइए, लाइट किधर जाएगी? सर ग्लास, सर ग्लास नॉर्मल, सर रेयरर टू डेंसर। The light will bend? यस सर। Where? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल पाथ इसका ये है कुछ? यस सर। ऐसा है? यस सर। अभी किधर जाएगी? यहाँ। टुवर्ड्स द नॉर्मल, भाग गई अपना पाथ छोड़ के।
ठीक है, फिर क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से तो मीडियम चेंज हो गया, यस फिर सर। से एक इंटरफेस आ गया। अब क्या होगा, फिर से सर रिफ्लेक्शन अपने होगा, पाथ पे वापस, टेंसर तो रेयर है तो इट विल बेंड अवे, away। अपने पाथ पे वापस। ऐसा कुछ होगा, यस यस और सर। नो। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब मैंने स्केल से तो नहीं ड्रॉ किया लेकिन फिर भी लग रहा होगा, these both lines are parallel। कौन सी सर? ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल नजर आ रही है। और ये कौन सी लाइट है, सर ये पहली वाली है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे। एक्चुअल पाथ, जहां से एक्चुअली में लाइट आ रही थी। अब ध्यान से देखो, यहां से लाइट आ रही थी और कितना शिफ्ट हो गई, यहां से इतना शिफ्ट हो गया, अपने पाथ में चेंज कर लिया ना पूरा। डबल रिफ्लेक्शन के बाद एक बार यहां रिफ्लेक्ट हुई, फिर से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये इतना शिफ्ट आ गया। और इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल द डिस्पर्जन, नहीं Displacement। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड दिस रे इज नोन एज, ये लग रहा है इमर्जेंट रे। ठीक है, ये आपकी कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, दिस इज योर इमर्जेंट। एंगल्स मेंशन कर दीजिए, दिस इज आई आर आर ये हो गया आर, R1, और सर इधर ही आई, ये हो जाएगा आई R2। R। और इसको हम लोग लिखते हैं E, E फॉर एंगल ऑफ, सर ये R2 है। हाँ ये R2 है, दिस इज R1, R2 एंड E फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, समझ आ गई बात सर आपका? हाँ, उसको R2 क्यों लिया है? ऐसे क्योंकि- लिखते हैं, उसमें कोई भी आप नाम लिख सकते हो, R1 R2 दोनों अंदर है ना, इसलिए लिख दिया। उसको आई नहीं लिख सकते? फिर I2 लिख लो, I2। जल्दी हम लोग इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, इसको I2 लिखते हैं, इसको R2 लिखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो देखिए अब इसमें कुछ चीजें मैं बता दूं आप लोग को। सबसे पहले इमर्जेंट रे क्या होती है, ठीक है। सो इमर्जेंट रे जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, द लाइट रे लिख लो, इमर्जेंट रे लिख लो, फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेना। इमर्जेंट रे, the light ray which emerges out of a glass slab after refraction. The light ray which emerges out of a glass slab after refraction. ठीक है, एयर से स्टार्ट किया, ग्लास में गई, वापस एयर में आ गई, तभी वो कहलाती इमर्जेंट रे। मतलब ध्यान से देखो यहाँ पर, जिस मीडियम, हाँ अच्छा देखो, जिस मीडियम से स्टार्ट किया था वापस उसी मीडियम में आ गई ना, इन दैट केस वी कॉल दैट रे एज इमर्जेंट रे। अगर उसी मीडियम में वापस नहीं आती, सिर्फ ग्लास से एयर में जा रही होती, तो इमर्जेंट रे नहीं कहलाती, सिंपली रिफ्रैक्टेड रे कहलाती। बट यहाँ पर क्या हुआ, ग्लास से स्टार्ट किया, वो अदर एयर से स्टार्ट किया, फिर ग्लास में गई, फिर एयर में आ गई, सो विल बी कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। मतलब जिस मीडियम से स्टार्ट करो, फिर दूसरे में जाओ, फिर वापस उसी में आ जाओ, तब उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। फिर ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, लिख लीजिए, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे। ये तो नॉर्मल हो गया ना, जहां पर भी अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर जो एंगल आएगा है ना, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो लिख लीजिए, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, इमरजेंसी लिखना है, इमरजेंसी मत लिख देना, है ना भैया, इमरजेंसी लिखना है। जब आपने सर सिर्फ स्टार्टिंग के 4 लेटर लिखे थे तो मैं मरलैंड पढ़ने जा रहा। लग रहा है हो गया, सिमिलर है ना सर दोनों। हो गया ना, ठीक है। अब लेटर डिस्प्लेसमेंट पे आ जाए, तो बाकी चीजें तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है। डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले अच्छे से, और याद रखना ठीक से स्केल से ड्रॉ करेंगे, पैरेलल ही आएगा। आपकी लाइन सर दिखने में पैरेलल ही लगती है। हाँ, आपकी लाइन दिखने में पैरेलल ही लगती है। तो हम कहते हैं दिखने में लगी,
हाँ R1 और क्या बिल्कुल इक्वल होंगे, सर इसमें सारे एंगल इक्वल होंगे। सारे नहीं इक्वल होंगे। हाँ R1 R2 इक्वल होता है हाँ। और I और E इक्वल होता है। ठीक है, आप चेक कर लो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो पैरेलल हो गई दोनों लाइन जो नॉर्मल्स हैं दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं? उसके हिसाब से अगर आप ये रिफ्रैक्टेड रे को देखो तो इट इज बिहेविंग एज अ ट्रांसवर्सल। हाँ सर एंगल आई आर इक्वल होता क्या है, एंगल आई आर इक्वल होता है ना, क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्रैक्शन है यहाँ। यही हो ठीक है, R1 और R2 इक्वल हो जाएगा बिकॉज़ दे फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स। और उसी रिस्पेक्ट में जब पूरा केस ये देखोगे यहाँ से निकालोगे और ये पैरेलल बनने चाहिए I और I will इक्वल, वो क्या बोलते हैं I और E E। इक्वल मिलेंगे आपको। ठीक, तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे। भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? आप इसके हिसाब से बता सकते हैं अपने वर्ड्स में कुछ? यस सर। बताओ सर द डिस्टेंस बिटवीन द emergent ray and the path of the incident ray। ओके, ठीक है। और अगर कोई और कुछ करेक्ट करना चाहेगा इसमें? नहीं? सर द डिस्प्लेसमेंट हाँ by the incident ray, the displacement by the incident ray after after becoming emergent ray। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द स्लैब। चलिए, मतलब आपने बहुत हद तक बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वर्ड जब आपने यूज किया तो सारी कहानी लगभग सही होगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ थोड़ा अच्छी भाषा में जो लिखते हैं ना फिजिक्स में। द परपेंडिकुलर शिफ्ट, बस यही दो वर्ड थे। नहीं सही, डिस्प्लेसमेंट से सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे, ठीक है, इन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे when it emerges out of a glass slab. The perpendicular shift in the path of incident ray when it emerges out of a glass slab. ठीक है, तो जो इन्होंने बताया था वो लगभग सही था, बस थोड़ा सा ये बताना था कि इंसिडेंट रे का पाथ या एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऐसा कुछ बोल देते तो परफेक्टली सही। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर शिफ्ट हो रही है, बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, परपेंडिकुलरली शिफ्ट होती है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, हम लोग हमेशा इसके बीच में डिस्टेंस कैसा लेते हैं? परपेंडिकुलर। और जो भी लाइट रेज, मतलब रेजर लाइट रेज कह रहा हूं, कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर एंगल्स अगर निकालेंगे उनके बीच का तो 90 डिग्री तो आता है ना। यस और नो? अगर एक दूसरे को देखेंगे वहां से तो दोनों तरफ एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोगों ने, एक पे 90 बनेगा तो दूसरे पे भी 90 बनेगा ही, है ना? तो बिल्कुल वही लॉजिक फॉलो होता है। ठीक है, अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है बता सकते हैं आप लोग? यहाँ से कुछ सोचो थोड़ा सा, अभी तक जो कुछ पढ़े उसके हिसाब से बताओ किस पे डिपेंड करना चाहिए? मीडियम पे डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी पे, मीडियम की डेंसिटी पे। और उसके अलावा सर एंगल ऑफ इमर्जेंस, हाँ एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल्स पे, एंगल्स पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। अच्छा, since it's a displacement, what should be its SI unit? डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो SI unit क्या होगी? मीटर, मीटर, ऑब्वियसली मीटर होगी, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है ना, तो मीटर होगी। ठीक है, फैक्टर्स पहला क्या है? एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है सारे एंगल्स। यस सर।
इंसिडेंस चेंज कर दोगे तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, है ना? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, जरा खुद सोचिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लेटेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि ये सोचो ये यहाँ पहुंच गई, फिर ये लाइट यहाँ आगे भाग जाएगी, सर स्केल की तरह ऐसे घुमा के रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये यहीं कहीं आएगी इसके आसपास, तो ऑब्वियसली क्या होगा? लेटेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल, लेटेंट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर proportional to the angle of इंसिडेंस। incidence. ठीक है, that means if angle of incidence increases then the latent displacement Increases. if angle of incidence decreases then the latent displacement डिक्रीजेस। decreases. ठीक सर है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है नहीं जिससे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लिख लो। तो पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, पूरा लिख लो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया? बड़ी जल्दी लिख लिया। वर्ड्स में भी लिख लो, वर्ड्स में भी लिख लिया, तुमने भी लिख लिया, बहुत तेज हो गए तुम। वर्ड्स में नहीं लिखा है इसमें। चलिए लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन लेटेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, और फिर डिक्रीजेस वाला भी लिख लेना। इनवर्स वाइस वर्सा लिख देना लास्ट में। Angle of incidence increases when lateral displacement also increases. एंड देन वाइस वर्सा। बिल्कुल। डन। सेकेंड फैक्टर क्या हो सकता है? सर सेकंड फैक्टर डेंसिटी मीडियम। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस ये। सर वो कैसे? इस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पाथ रहेगा चेंज उतना ज्यादा आएगा ना। मीडियम जितना लंबा रहेगा अच्छा लंबा उतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ना लाइट को उस मीडियम से। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब लिखा। ग्रेट। कैसे डिपेंड करेगा इस पे? अगेन अभी बताया। ठीक है, डायरेक्ट। तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इस पे। लिख लीजिए भाई, सेम इस तरह लिख लो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ग्लासी स्लैब रहेगा। और क्या? सिर्फ ग्लासी स्लैब में ऐसा होता है? पर्टिकुलर केस है, अगर ये बदल देंगे इसका शेप तो उसके साथ सारी कंडीशन बदल जाएंगी। बात है, ये ग्लास स्लैब नहीं होगा सब कुछ। और सर अगर चेंज कर दें ऑब्जेक्ट ही, बदल जाएगा, इसीलिए तो लिखवाया सब कुछ। और सर इसी ग्लास स्लैब का शेप चेंज कर दें, शेप बदल जाएगा तो बदल जाएगा सब। हाँ, उसमें कहो तुम्हारा ये रेटेड डिस्प्लेसमेंट आ गया, इससे यही शो करता है ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब या इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हो कि इसी शेप का कोई मीडियम रखा गया हो इसी तरीके से, तब कुछ ऐसा आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने इसका शेप चेंज कर दिया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की जगह आपने ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया, तो ये सब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजें ही नहीं होती। ठीक है, वहां कुछ नए टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, थिकनेस की बात ही नहीं होगी, ट्रायंगल किधर से थिकनेस ले लोगे, सब घूम फिर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। एक फैक्टर और है, जल्दी से लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा बेंड करेगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है? डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब लाइट बेंड ज्यादा करती है ना, जब वेलोसिटी में ज्यादा चेंज है, तो ऑब्वियसली अगर लाइट ज्यादा बेंड कर रही है फिर वापस आएगी, तो उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ेगा। तो इसको भी लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मतलब कैसे डिपेंड करता है? अगेन डायरेक्टली। सर इसके सारे फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। दूसरा
क्या था? सर थिकनेस ऑफ द स्लैब ग्लास स्लैब थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब स्लैब। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। थिकनेस ठीक है, और थर्ड वाला क्या बताया मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली डायरेक्टली म्यू अगेन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बिल्कुल। म्यू। ठीक है, चलो बस आज की कहानी है। Please like and subscribe his channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.